यूक्रेन में रूस का जबरदस्त हमला। रूसी हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान। 24 घंटे में यूक्रेन के 1210 सैनिक मारे गए। हमले में यूक्रेनी हथियार भी भस्म। तो यूरोप में समीकरण बदल रहे हैं। पुतिन आक्रोशित हैं क्योंकि नेटो के तेवर आक्रामक हैं। नेटो फ्रंट फुट पर आने की तैयारी में। नेटो के 2 कदम ऐसे हैं जिनसे यूरोप में विध्वंस मच सकता है। नेटो ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार सप्लाई करने वाला है। साथ ही रूस के पास पड़ने वाले सैन्य ठिकानों पर परमाणु हथियारों की तैनाती करने जा रहा है। नेटो के इन 2 फैसलों से क्रेमलिन में खलबली मच गई। पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक की और नेटो से टकराने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। अब रूस 4 फ्रंट पर बड़ी तैनाती कर रहा है। अपने न्यूक्लियर हथियारों के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, जिससे युद्ध की स्थिति में दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु विस्फोट कर सके। अब रूस की वॉर ड्रिल से नेटो में हड़कंप मच गया है। समंदर से नाटो पर पहला प्रहार। समंदर से नाटो पर दूसरा प्रहार। समंदर से नाटो पर तीसरा प्रहार। समंदर से नाटो पर चौथा प्रहार। समंदर से नाटो पर 5वां प्रहार। जमीन और आसमान से हमले के बाद अब समंदर से हमले की बारी है। इसके लिए रूस बड़ी तैयारी कर रहा है। और रूस ने दिन भी चुना है ऐसा जिससे पूरी दुनिया देख ले कि रूस थल नभ के बाद जल से भी कितने बड़े हमले कर सकता है। रूस एक साथ 4 फ्रंट पर युद्ध अभ्यास कर रहा है और उसने अपने सबसे ताकतवर वॉरशिप समंदर में उतार दिए। रूस ने इस बार अपनी सभी न्यूक्लियर सबमरीन चक्रव्यूह तैयार करने के लिए भेजी। साथ ही बॉम्बर्स से नाटो देशों को धमकाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने संकेत भी दे दिया है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अलास्का में रूसी बॉम्बर ने उड़ान भरी, जबकि आर्कटिक में उसने ड्रिल शुरू की है। इसी तरह बाल्टिक में उसने कैलिनिनग्राड के पास सुरक्षा घेरा बना लिया है। साथ ही कैस्पियन सागर में ईरान के साथ वॉर ड्रिल कर चुका है। यानी जल थल नभ में एक साथ रूस ड्रिल कर रहा है, जो सीधे तौर पर नाटो को चैलेंज है। रूस की तैयारी यहीं तक नहीं है। अरब में ईरान से गठबंधन करके वहां अमेरिका को चुनौती देने जा रहा है, जबकि चीन के साथ दोस्ती को मजबूत कर रहा है। दोनों साथ में साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। रूस की 4 फ्रंट पर नेवल एक्सरसाइज के लिए 150 वॉरशिप शामिल, 120 एयरक्राफ्ट लगाए गए, 15,000 सैनिक ड्रिल में शामिल। ये पैसिफिक, आर्कटिक, बाल्टिक और कैस्पियन में एक साथ ताकत दिखाई जा रही है। इसके अलावा रूस ने 10 कोस्टल मिसाइल सिस्टम और मिलिट्री इक्विपमेंट की 150 यूनिट भी लगाई।
रूस को अंदाजा है कि यूक्रेन की मदद करने के लिए नाटो हथियार देता रहेगा, लेकिन जैसे ही यूक्रेन की तबाही का अलार्म रूस बजाएगा, नाटो फ्रंट लाइन पर आ सकता है। इसलिए रूस ने पलटवार की तैयारी अभी से शुरू कर दी और समंदर में अपनी ताकत दिखाकर बता दिया है कि वो जल थल नभ से ट्रिपल प्रहार करने के लिए तैयार है। और रूस ने समंदर में चक्रव्यूह तैयार किया है। चारों दिशाओं में सैन्य ठिकानों पर न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की है। उत्तर दिशा में सेवरोमोस्क बेस पर नॉर्दर्न फ्लीट तैनात की गई है। इसी तरह पूर्वी दिशा में पड़ने वाले सैन्य ठिकाने व्लादिवोस्तोक पर पैसिफिक फ्लीट तैनात है, जबकि पश्चिम दिशा में पड़ने वाले नेवल बेस बाल्टिस्क पर बाल्टिक फ्लीट तैनात की गई है। यह कैलिनिनग्राद के पास है। इसके अलावा सेवेस्तोपोल बेस काला सागर में पड़ता है, जो दक्षिण दिशा में। यहाँ ब्लैक सी फ्लीट तैनात है। कुल मिलाकर चारों दिशाओं में रूस ने मजबूत घेराबंदी की है, जिससे रूस का एक सुरक्षा घेरा तैयार हो गया। रूस का पूरा फोकस लॉन्ग रेंज हथियारों पर है, इसलिए रूस ने आईसीबीएम का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। इसके अलावा रूस सबमरीन की संख्या भी बढ़ा रहा है। छह साल पहले रूस ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। हाल ही में पुतिन एक बोराई क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन की लॉन्च पर भी गए थे। अब रूस ने 12 SLBM सबमरीन वॉर रेडी कर दी है, जबकि 300 ICBM भी साइलो में अलर्ट पर है। पुतिन ने सुरक्षा समिति के साथ मीटिंग में नया ब्लूप्रिंट बनाया, जिसमें एक साथ नाटो देशों को टारगेट करने की तैयारी है, क्योंकि यूक्रेन का अंत करने के बाद रूस के सैनिक विस्तार के लिए आगे बढ़ेंगे। इससे नाटो देशों से टकराव होना तय माना जा रहा है। जो देश रूस की नेवल एक्सरसाइज से बौखला रहे हैं, उनके नाम सुनिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और तीनों बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। इन देशों ने रूस के पास वाले एयरबेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। अब अमेरिका वहां परमाणु हथियार भी तैनात करने जा रहा है। लेकिन उससे पहले ही पुतिन ने न्यूक्लियर सबमरीन को वॉर ड्रिल में शामिल करके सीधा संदेश दे दिया है, रूस अब एटमी युद्ध के लिए तैयार है। रूस के आक्रामक तेवर को देखते हुए नाटो देशों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यह तय है कि अगस्त में रूस यूक्रेन खात्मे का ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। नाटो देशों में खलबली इसको लेकर भी मची हुई है। रूस के टारगेट पर अगला देश कौन होगा? तो रूस समंदर के जरिए नेटो देशों पर पलटवार की तैयारी में है। इसके लिए नेवल बेस पर अपनी सबसे घातक सबमरीन लगाई है। पहली विध्वंसक सबमरीन यासेन एम है, जो परमाणु अटैक कर सकती है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। इसके अलावा बोराई ए एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है। यह रूस की सबसे हाईटेक पनडुब्बी है। तीसरे नंबर पर ऑस्कर 2 गाइडेड मिसाइल सबमरीन है, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। चौथे स्थान पर रोस्तोव ऑन डॉन एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। जबकि डेल्टा 4 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ये रूस की सबसे पुरानी पनडुब्बी है। इसकी रेंज 8300 किलोमीटर है।
चार फ्रंट पर ड्रिल के अलावा रूस ने काला सागर में जंगी बेड़ा तैनात कर दिया। दरअसल रूस काला सागर रूट को पूरी तरह ब्लॉक कर देना चाहता है, इसीलिए यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट को पूरी तरह तबाह करने की तैयारी है। आज रात रूस बड़ा हमला कर सकता है। दो मोर्चे रूस के टारगेट पर हैं। एक तरफ डोनेस्क से आगे रूसी सेना बढ़ रही है। सूमी से कीव की तरफ कूच करने की तैयारी है। सूमी में भीषण युद्ध चल रहा है और ओडेसा भी एपिसेंटर बना हुआ है, जहां से रूस के सेवेस्तोपोल बेस पर हमले किए जा रहे हैं, जबकि रूस ने एक दिन पहले ही ओडेसा में भारी तबाही मचाई। दरअसल रूस लगातार नाटो देशों को यह मैसेज दे रहा है कि यूक्रेन युद्ध में नाटो शामिल ना हो, नहीं तो रूस नाटो पर भी हमला कर सकता है। लेकिन नाटो ने यूक्रेन को खुलेआम हथियार भेजकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अब अमेरिका भी सैन्य मदद फिर से कर रहा है। इससे क्रेमलिन बौखला गया है, यानी युद्ध की सुई अब यूक्रेन से नाटो की तरफ घूम रही है। ये यूरोप में एटमी विनाश के संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ज़पोरिजिया से बड़ी खबर है। ज़पोरिजिया में यूक्रेन का ड्रोन हमला, विस्फोट में रूसी सेना का बंकर ध्वस्त। हमले में कई रूसी सैनिक मारे गए। तो यूक्रेन में पुतिन का ऑपरेशन प्रलय शुरू हो चुका है। रूस की सेना को जल्द से जल्द यूक्रेन के अधिक से अधिक इलाकों पर कब्जे का ऑर्डर मिला है। क्रेमलिन से आदेश आने के बाद रूसी सेना ने बेहद तेज रफ्तार से यूक्रेन पर हमला किया। रूस के निशाने पर यूक्रेन की हथियार फैक्ट्री और हथियारों के गोदाम थे। यूक्रेन को कमजोर करने के लिए रूसी सेना अब उन ठिकानों को टारगेट कर रही है जहां से रूस पर ड्रोन अटैक होते हैं। ड्रोन शक्ति को खत्म करने के लिए ड्रोन कमांड सेंटर और स्टारलिंक के स्टेशन पर हमले किए गए। अमेरिका से आई एक खबर ने पुतिन की मुश्किलें बढ़ा दी। जल्दबाजी में रणनीति ये बनी कि रूसी सेना अब अपनी पूरी ताकत झोंके। क्रेमलिन से आदेश जारी होते ही रूसी सेना ने पूरी ताकत से यूक्रेन पर घातक हमलों की शुरुआत कर दी और ऑपरेशन कब्जा को नई रफ्तार दी गई। शनिवार को यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट किया गया। कोशिश यूक्रेनी सेना के हर मोर्चे को तहस नहस करने की है, ताकि यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करना आसान हो सके। रूस ने यूक्रेन के सूमी, खार्किव, पोल्तावा और डोनेस्क में भीषण हमले किए। यहां आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेनी सेना के ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिसमें कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। रूसी सेना का दावा है कि शनिवार को यूक्रेनी सेना के साथ ही यूक्रेन की हथियार फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया है। यूक्रेन को कमजोर करने के लिए रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी मिसाइल कारखानों को टारगेट किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने ड्रोन बनाने के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया। ड्रोन के गोदामों, मिसाइल के भंडार और आर्टिलरी शेल के रखने के ठिकानों को नष्ट कर दिया। रूस के हमलों में 24 घंटे में 1320 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब रूस की सेना बेहद जल्दबाजी में। क्रेमलिन से रूसी सेना को जल्द से जल्द यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जे का आदेश आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। ट्रंप ने रूस को युद्ध विराम के लिए 50 दिनों की मोहलत दी, लेकिन अब 7 हफ्ते पूरे होने से पहले ही अमेरिका से प्रतिबंधों का ऐलान हो सकता है। पुतिन समय सीमा से पहले जितना मुमकिन हो उतने इलाके पर कब्जे की कोशिश में। पहले रूस ट्रंप के 50 दिनों की डेडलाइन के आधार पर रणनीति बनाकर यूक्रेन में कब्जे का अभियान चला रहा था। लेकिन अब ट्रंप के एक बयान से हालात बदल गए और यूक्रेन पर हमले की रफ्तार तेज हो गई।
ट्रंप ने 14 जुलाई को कहा था, अगर पुतिन 50 दिनों के भीतर या 2 सितंबर तक युद्ध विराम करने से इनकार करते हैं तो रूस को टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ये रूस के लिए युद्ध में मुश्किलें बढ़ाने वाला होगा और खासकर भारत और चीन से तेल निर्यात में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब ट्रंप ने कह दिया है कि रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। रूस युद्ध विराम करेगा या नहीं, ये साफ नहीं है, लेकिन फिलहाल रूस ने अपना कब्जा अभियान तेज कर दिया। रूस ने शनिवार को पोल्तावा और खार्किव पर ड्रोन से हमला किया। रिहायशी इलाकों में ड्रोन गिरने की वजह से आग लग गई। यूक्रेन का दावा है कि रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद लोग अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब रहे। ये वीडियो रूस के पत्रकार एंड्री फिलाटोव ने जारी किया है। एंड्री फिलाटोव रूस यूक्रेन की सीमा पर लापता हो गए थे, लेकिन वीडियो जारी करके उन्होंने अपनी सलामती का सबूत दिया है। पत्रकार फिलाटोव यूक्रेनी ड्रोन के हमले में बाल बाल बच गए। रूस ने यूक्रेन के खमेलनित्स्की में भी हमला किया। यहां यूक्रेन के एयरबेस को नष्ट करने की कोशिश हुई। यूक्रेन के लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। भीषण हमले के बीच रूसी सेना यूक्रेनी इलाकों में झंडे लगाती नजर आई। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी झंडा लगाकर कब्जे का दावा कर दिया। तो रूस ने यूक्रेन की ड्रोन शक्ति पर प्रहार किया है। रूस के हमले में पूर्वी यूक्रेन में 8 स्टारलिंक स्टेशन नष्ट हो गए। स्टारलिंक स्टेशन नष्ट होने से यूक्रेन को ड्रोन ऑपरेशन में मुश्किल होगी। रूस के हमलों में इन स्टेशनों की देखरेख करने वाले 190 यूक्रेनी सैनिकों की भी मौत हो गई। स्टारलिंक स्टेशन नष्ट होने से यूक्रेन की सेना को संचार में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रूस ने यूक्रेन को निहत्था बनाने के लिए कुल 41 ड्रोन कमांड पोस्ट को निशाना बनाया है। इन हमलों में 200 यूक्रेनी सैनिकों की भी मौत हो गई। गोदाम में रखे ड्रोन भी नष्ट हो गए। इन हमलों के बाद रूस के खिलाफ ड्रोन ऑपरेशन में यूक्रेन को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कमांड पोस्ट पर मौजूद बख्तरबंद और यूक्रेन के कई वाहन भी नष्ट हो गए। सूमी में रूसी सेना का अभियान भी जारी है। सूमी में शनिवार को कई धमाके हुए। हालांकि यूक्रेनी सेना भी यहां रूसी सेना का मुकाबला कर रही है। सूमी में नाटो देशों से आई आर्टिलरी को तैनात किया गया है। आर्टिलरी से रूसी सेना को रोकने की कोशिश हो रही है। यूक्रेन की सेना टैंक और होवित्जर से प्रहार कर रही है। रूस के हमलों से सूमी में मौजूद यूक्रेन की तमाम सरकारी इमारतें नष्ट हो गईं। डोनेस्क में भी भीषण जंग हो रही है। रूसी सेना ने फिर एक इलाके को कब्जे में ले लिया है। रूसी सेना की कोशिश है कि यूक्रेन में पेट्रियट एयर डिफेंस आने से पहले ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाई जाए। यूक्रेन की सेना के साथ खुफिया एजेंसियों ने भी रूस पर पलटवार किया। और यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। यूक्रेनी जासूसों क्रास्नोदर के एयरबेस में घुसकर यूक्रेनी जासूसों ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और एक सुखोई 27 जेट को नष्ट कर दिया। रिपोर्ट में दावा है कि एयरबेस में कई यूक्रेनी एजेंट घुसे। यूक्रेनी जासूसों ने रूसी जेट में आग लगा दी। सुखोई 27 फाइटर जेट का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए होता है। इसी तरह यूक्रेनी जासूसों ने रूस के वोल्गोग्राद में बिजली सबस्टेशन को जला दिया, जिसकी वजह से ट्रेन को बिजली की सप्लाई बंद हो गई। इसके बाद इस रूट की 99 ट्रेन कई घंटे तक रुकी रही। यह हमला भी यूक्रेनी एजेंट्स ने किया था। रूस पर यूक्रेन का भीषण पलटवार भी जारी है। रूस पर ड्रोन हमले रुके नहीं हैं। शनिवार को रूसी डिफेंस ने 257 ड्रोन गिराने का दावा किया। ड्रोन से रूस के बड़े शहरों को टारगेट करने की कोशिश की है। रूस में ड्रोन हमले की वजह से फिर एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। रूस के लेनिनग्राद में यूक्रेन ने सबसे अधिक हमले किए।
जिसकी वजह से इस इलाके में विमानों की उड़ान को रोकना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक 70 उड़ानों में देरी हुई। यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोदर, क्रीमिया, लेनिनग्राद और रोस्तोव में हमले किए। यहां रिहायशी इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन ने क्रीमिया के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। सेवेस्तोपोल की तरफ से भी कई ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। यूक्रेन रूस के नेवल बेस और एयर बेस पर हमले की कई बार कोशिश कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन में रूसी सेना का ड्रोन हमला, ओडेसा में ड्रोन से जबरदस्त विस्फोट। हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना ध्वस्त। तो रूस यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया के लिए भविष्य का एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है जिससे कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। यूरोप और नेटो के सक्रिय होने के बाद ये जंग विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है। दावा है कि अगर इस जंग का जल्द ही कोई निर्णय नहीं निकला तो 2027 की शुरुआत विश्व युद्ध के साथ होगी। आखिर क्या है विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार वो समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस की सीमा से सटे नाटो देशों की तैयारी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब एक ऐसा युद्ध छिड़ने जा रहा है जिसमें यूरोपीय समूह के सामने एक ही शत्रु है, जिसका नाम है रूस। हालांकि नाटो की मदद के बिना इन देशों का कोई सामरिक अस्तित्व भी नहीं। इसलिए इन देशों में जिस तरह की गतिविधि नजर आ रही है उससे पुतिन का गुस्सा भड़क गया है। ये देश हैं लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। इनमें भी सबसे ज्यादा आक्रामकता जिस देश की महसूस की जा रही है वो है लिथुआनिया। वो देश जो रूस के कैलिनिनग्राद के साथ सीमा साझा करता है। वो देश जिसकी जनसंख्या मात्र 28 लाख है। वो देश जो क्षेत्रफल में ब्रिटेन से भी 4 गुना छोटा है। वही देश नाटो के सदस्य के रूप में पुतिन का क्रोध इस कदर भड़का रहा है जो दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा कर सकता है। इस देश की आक्रामकता को एक आंकड़े में समझें तो लिथुआनिया ने युद्ध की तैयारी के लिए अभ्यास शुरू कर दिया। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका को ऑर्डर जारी कर चुका है। अमेरिकी ऑफेंसिव हथियारों की खरीद का सौदा कर चुका है और सीमावर्ती क्षेत्रों में माइंस भी बिछा चुका है। यानी रूस के साथ हर संधि को तोड़कर युद्ध में उतरने के लिए तैयार है। और इसी रणनीति पर लातविया और एस्टोनिया ने भी आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी। और इस तैयारी से युद्ध का माहौल बना रहा है पोलैंड, जिसका दावा है कि 2027 की शुरुआत में विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और रूस इस युद्ध में किसी को पहला टारगेट बनाएगा तो वो पोलैंड होगा। ये पोलैंड की भविष्यवाणी से ज्यादा युद्ध की तैयारी का अलर्ट है। ये बात टस्क ने नाटो के यूरोपीय सर्वोच्च सहयोगी कमांडर के साथ चर्चा के बाद कही।
जिसके बाद विश्व युद्ध के हालात बनने की पुष्टि हंगरी ने भी कर दी। हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध का खतरा लगातार बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। विक्टर का यह बयान काल्पनिक नहीं है, बल्कि इस बयान के पीछे एक सर्वेक्षण है जिसमें 6 देशों को उन्होंने शामिल किया। और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने जिस सर्वेक्षण के आधार पर विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की है, इसमें फ्रांस के 55% लोग विश्व युद्ध की आशंका को स्वीकृति देते हैं। स्पेन के 50% लोग भी मानते हैं कि यूरोप में विश्व युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। इटली के 46% लोगों ने विश्व युद्ध की आशंका को स्थिति के आधार पर सच बताया है। और आप हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका के भी 45% लोग यूक्रेन को महायुद्ध का द्वार मानने लगे हैं। ब्रिटेन के भी 41% लोगों ने मान लिया है कि यूरोप पर विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। और जर्मनी के भी 41% लोग इस युद्ध को महायुद्ध में बदलने की आशंका को सच मानते हैं। अब सवाल यह है कि रूस आखिर किस देश पर, किस आधार पर शुरुआती हमले करेगा? तो जवाब है, रूस शुरुआत मोल्दोवा से करेगा, जिसे ट्रांसनिस्ट्रिया के लिए जंग बताया जाएगा, जबकि उद्देश्य होगा ब्लैक सी कॉरिडोर पर कब्जे के साथ पश्चिमी यूक्रेन की घेराबंदी। इनके अलावा बाल्टिक देश, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया भी टारगेट बनेंगे, जिसका कारण यह है कि ये छोटे देश नेटो के सदस्य देश हैं और हमले के आधार होगा इन देशों में रहने वाली रूसी भाषी आबादी की सुरक्षा, और यही देश विश्व युद्ध का द्वार बनेंगे। इसके अलावा रूस के टारगेट पर जॉर्जिया भी होगा, क्योंकि 2008 में ही इस देश के अबखाजिया और दक्षिण ओसेटिया पर रूस कब्जा कर चुका है, जहां आगे बढ़ने के लिए दक्षिण कॉकेशस रूस का टारगेट होगा। फिनलैंड और स्वीडन पर नेटो की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए हमला होगा, और उसकी वजह होगी सीमा पर सैनिकों की तैनाती के साथ आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ी इनकी हलचल। जबकि पोलैंड पर हमले का मकसद होगा नेटो के हथियार भंडार को नष्ट करना, यूक्रेन के सप्लाई कॉरिडोर को नष्ट करना और बेलारूस कैलिनिनग्राद को सुरक्षा मुहैया कराना। नाटो सदस्य यूरोपीय देशों की तरफ से उठ रहे युद्ध के बादलों के बाद पुतिन ने भी युद्धक तैयारी को विस्तार दे दिया है। और ये तैयारी सिर्फ बाल्टिक देशों या पोलैंड को टारगेट पर रखकर नहीं हो रही, बल्कि तैयारी में टारगेट है पूरा यूरोप, जिसकी भूमिका यूरोपीय संघ बना रहा है, क्योंकि यूरोपीय संघ यूक्रेन को जल्द ही मान्यता दे सकता है। यूक्रेन को ईयू में शामिल करने की तिथि 2030 निर्धारित है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन 2027 तक यूरोपीय संघ में शामिल हो सकता है। ये वही तिथि है जिसे लेकर पोलैंड ने विश्व युद्ध की चेतावनी जारी की। हालांकि हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन फ्रांस, जर्मनी जैसे देश यूक्रेन को ईयू में शामिल करने की जल्दबाजी दिखाने लगे, और इस जल्दबाजी का प्रमाण है यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई। अमेरिका ने यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम की सप्लाई कर दी। जर्मनी ने भी लेपर्ड 2 टैंक और आयरस-टी सिस्टम की सप्लाई कर दी। वहीं नॉर्वे ने एंटी टैंक हथियार यूक्रेन को सौंप दिए। ब्रिटेन ने हाल ही में यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइलें दी, तो डेनमार्क ने यूक्रेन के लिए टैंक और आर्टिलरी के शेल्स भेजे। यही नहीं, सप्लाई की इस फेहरिस्त में अभी और हथियार यूक्रेन को मिलने हैं, जिनमें F-16 जैसे घातक फाइटर प्लेन भी शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपीय देश घरेलू स्तर पर हथियारों के निर्माण में भी जुट गए, जबकि अमेरिका अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है। इस बयान से स्थिति साफ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि एक तरफ रूस को 50 दिन का समय दिया गया है और दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है, लेकिन रूस ने अब अपने इरादे साफ कर दिए। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस हर महीने 5000 गैरान ड्रोन का निर्माण कर रहा है। प्रति माह 200 से 250 मिसाइलों का निर्माण भी कर रहा है। इसके अलावा रूस ने एक साल में 1500 टैंक निर्माण का लक्ष्य भी रखा है, जिनमें 280 अत्याधुनिक T-90 टैंक शामिल। वहीं Tu-160 बॉम्बर्स को भी अपग्रेड कर रहा है, और सबसे अहम है Su-57 फाइटर जेट्स के उत्पादन में तेजी, जिससे पता चलता है कि रूस अब समझौते के मूड में नहीं।
और विश्व युद्ध की तैयारी के अनुसार ही हथियारों का उत्पादन शुरू किया गया है, जिसका मतलब साफ है कि अब विश्व युद्ध का केंद्र यूरोप ही बनेगा, जिसमें शुरुआती टारगेट पहले से फिक्स हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या ट्रंप इजरायल को ईरान पर हमले की अनुमति देने जा रहे हैं? क्या 48 घंटे में इजरायल ईरान पर दूसरा बड़ा हमला करने जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के पास अमेरिका ने सैन्य तैनाती बढ़ानी तेज कर दी। उधर अमेरिका से वापस आने के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री ने ईरान के सुप्रीम लीडर को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे दी। कार्ड्स ने कहा है कि इजरायली सेना के लंबे और मजबूत हाथ जल्द ही तेहरान की गर्दन तक पहुंचने वाले। तो क्या इजरायल फिर से हमला करने जा रहा है? ईरान पर एक और हमले का खतरा मंडराने लगा। इजरायली सेना एक और हमले की तैयारी कर चुकी। ट्रंप इजरायल को हमले की अनुमति दे सकते हैं। अमेरिका से अनुमति मिलते ही इजरायल ईरान के एटमी ठिकानों को फिर से दहला सकता है। तो क्या 48 घंटे के अंदर इजरायल हमला करने वाला है? इजरायल ने हमला किया तो इसका परिणाम क्या होगा? इजरायल ने हमला किया तो इसका परिणाम क्या होगा? इन सवालों के जवाब इजरायली सेना की तैयारियों से मिल रहे हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने खामनेई को धमकी देते हुए कहा है कि इजरायली सेना के लंबे हाथ फिर से तेहरान पहुंचेंगे। इजरायल इस बार ऐसा हमला करेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी के पूर्व सदस्य अमित अस्सा ने कहा है कि इससे पहले कि ईरान हमला करे, इजरायल को दूसरा आक्रमण कर देना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ईरान को दहलाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बस अमेरिका की अनुमति का इंतजार है। ट्रंप ने अभी हमले की अनुमति तो नहीं दी, लेकिन ईरान के आसपास तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी। इसलिए यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका ईरान पर हमले के लिए इजरायली सेना को हरी झंडी दे सकता है। ईरान पर हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि वो अमेरिका से बातचीत करने के लिए तो तैयार है, लेकिन अपने एटमी कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि परमाणु क्षमता उसका अधिकार है, जिसे वो हासिल करके ही रहेगा। इस बीच 12 दिनों तक चले युद्ध को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में अहम जानकारी सामने आई है। युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें थी। जंग में इजरायल ने ईरान की 50% बैलिस्टिक मिसाइलें यानी 1500 मिसाइलों को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान के 500 मिसाइल लॉन्चर में से 80% खत्म हो चुके हैं, यानी करीब 400 लॉन्चर समाप्त हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के बाद माना जा रहा है कि ईरानी सेना अब पहले से कमजोर है। यही वजह है कि इजरायल अब एक और हमला कर ईरान की सैन्य और एटमी शक्ति का अंत कर देना चाहता है। ईरान के राष्ट्रपति हों या फिर विदेश मंत्री, दोनों इजरायल और अमेरिका को लगातार चेतावनी जारी कर रहे हैं।
ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर उस पर फिर से हमला हुआ तो इसका परिणाम बहुत ही भयावह होगा। ईरान ऐसी धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे रूस और चीन का समर्थन प्राप्त है। रूस और चीन परमाणु मुद्दे पर ईरान के साथ खुलकर आ गए हैं और इस समर्थन की वजह है रूस, चीन और ईरान पर लगे प्रतिबंध। यानी ईरान अगर अब युद्ध में उतरता है तो वो अकेला नहीं होगा, बल्कि रूस और चीन भी उसके साथ होंगे। सवाल यही है कि अगर रूस और चीन ईरान को खुलकर साथ देते हैं तो इजराइल और अमेरिका की अगली रणनीति क्या होगी? क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करेंगे या फिर हालात पक्ष में होने तक इंतजार करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आर्मीनिया की हलचल से मिलता है। आर्मीनिया ने अपने एक क्षेत्र को अमेरिकी नियंत्रण में देने की तैयारी कर ली है। इस क्षेत्र में अजरबैजान तक एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा ताकि दक्षिणी आर्मीनिया से अजरबैजान के नखचिवन क्षेत्र को जोड़ा जा सके और टकराव को टालने के लिए यहां 1000 पीएमसी के सैनिकों की तैनाती भी होगी। यानी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अमेरिका ऐसी जगह पर होगा जहां से ईरान की उत्तरी सीमा पर खतरा बढ़ जाएगा और रूस को चुनौती देना भी आसान हो जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि अमेरिका की तैयारी भविष्य में ईरान पर चौतरफा हमले की। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब अमेरिका अपने आप को रणनीतिक रूप से मजबूत कर लेगा, जब वो ईरान की घेराबंदी कर लेगा, तब इजराइल को हमले की इजाजत देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बीते 4 दिन से जंग जारी है। बीती रात डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर की कोशिश की, जो नाकामयाब रही। बीती रात थाईलैंड और कंबोडिया की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद बॉर्डर पर एक बार फिर रॉकेट लॉन्चर से हमले शुरू हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों ही तरफ से सरहद पर टैंक और रॉकेट लॉन्चर्स की तैनाती बढ़ाई जा रही है। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में ये जंग और ज्यादा भड़कने वाली है। सीज फायर की पहली कोशिश विफल हो चुकी है। चंद घंटों के युद्ध विराम के बाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर बारूदी हमले शुरू हो चुके हैं। थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पर जारी बमबारी ये बताती है कि दुनिया में जंग का एक और मोर्चा खुल चुका है, जो अब जल्दी शांत नहीं होने वाला। रविवार की रात ट्रंप की कंबोडिया और थाईलैंड के प्रधानमंत्री से फोन पर वार्ता हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। कुछ देर बाद कंबोडिया और थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने सीज फायर का ऐलान किया। साथ ही दोनों पक्षों की तरफ से द्विपक्षीय वार्ता की बात भी कही गई, लेकिन सुबह होते होते दोनों देशों के बीच दोबारा फायरिंग शुरू हो गई। ये थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर का वीडियो है। वीडियो में थाईलैंड सेना का जवान कंबोडिया पर मोटार दागते हुए नजर आ रहा है। थाईलैंड का दावा है कि कंबोडिया की तरफ से सुबह 4 बजे सुरिन प्रांत में गोलीबारी की, जिसके बाद जवाब में थाईलैंड सेना की तरफ से भी गोलीबारी की। दावा है कि इसके बाद सुरिन के फेनोम डोंग रैक एरिया में कंबोडियाई सेना की तरफ से रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागेगा, जिसके बाद कई इलाकों में आग लग गई। हालांकि कंबोडिया का दावा है कि पहले हमले थाईलैंड सेना की तरफ से किए, जो अब भी जारी है।
पहले सीज फायर उल्लंघन किसने किया ये कहना मुश्किल, लेकिन इतना तय है कि थाईलैंड और कंबोडिया की तरफ से बड़े युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी। दावा है कि थाईलैंड सेना ने बॉर्डर पर M60 टैंक की तैनाती कर दी। इसके अलावा टाइप 85 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल और BTR-3 बख्तरबंद वाहन की नई खेप भी सरहद की तरफ भेजी गई। कंबोडियाई सेना ने भी बॉर्डर पर टैंकों की तैनाती करना शुरू कर दिया है। RM-70 रॉकेट लॉन्चर का काफिला थाईलैंड की तरफ बढ़ रहा है। थाईलैंड के M60 टैंक तेजी से कंबोडिया बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। दावा है कि इन टैंकों का लक्ष्य कंबोडिया का पोईपेट बॉर्डर है। थाईलैंड के BTR-3 बख्तरबंद वाहनों का काफिला भी कंबोडिया बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। ये बख्तरबंद वाहन पोईपेट खोलोंग लेक की तरफ बढ़ रहे हैं। थाईलैंड ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम VLMICA की भी तैनाती शुरू कर दी है। थाईलैंड की तरह ही कंबोडिया भी जबरदस्त जंग की तैयारी कर रहा है। RM-70 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का यह काफिला कंबोडियाई सेना का है, जो फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंबोडिया ने थाईलैंड बॉर्डर से सटे पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया है, जो किसी बड़े ऑपरेशन के संकेत देता है। इधर थाईलैंड सेना का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उसने कंबोडिया की तरफ से हमले की बात कही है। थाईलैंड सेना ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल रात मध्यस्थता की कोशिश की। युद्ध के मैदान पर सैनिक अभी भी टैक्टिकल प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। जहां तक हमारी तरफ से युद्ध विराम की बात है, ये तभी होगा जब कंबोडिया बातचीत के लिए हमारे पास आएगा। हालांकि कंबोडिया के प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर वार्ता का जिम्मा अपने विदेश मंत्री को सौंपा है, जो जल्द थाई विदेश मंत्रालय से बातचीत के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर पर होता सीज फायर उल्लंघन और दोनों देशों की तरफ से ही जारी जंगी तैयारी बताती है कि युद्ध का ये नया फ्रंट जल्दी शांत नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा में रविवार से इजरायल ने 3 इलाकों में अल्प युद्ध विराम शुरू किया है। मकसद गाजा में भूख से हो रही मौतों को रोकना है। इजरायल अब गाजा के उन इलाकों में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक कोई ऑपरेशन नहीं चलाएगा जहां लोगों की सबसे अधिक मौजूदगी है। इस दौरान खाने पीने के सामान से लदे ट्रक लोगों तक पहुंचेंगे। इजरायल ने आसमान से भी राहत सामग्री को ड्रॉप करना शुरू किया है। गाजा में रविवार की सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू हुई। भूख से तड़प रहे लोगों में भरपेट खाना मिलने की आस है, क्योंकि गाजा में अब इजरायल ने एक नई छूट का ऐलान किया है ताकि भूखे लोगों तक राहत सामग्री पहुंच सके। रविवार सुबह से गाजा के कुछ इलाकों में अब धमाके थम गए हैं। इजरायली सेना तो मुस्तैद है, लेकिन लोग खाने पीने का सामान ले सकें इसलिए 10 घंटे तक फायरिंग और हमले नहीं होंगे। लेकिन यह छूट पूरे गाजा के लिए नहीं है। सिर्फ 3 ऐसी जगह हैं जहां गाजा के आम लोगों की भारी भीड़ है, वहां 10 घंटे तक किसी तरह के हमले नहीं होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अल मवासी, गाजा सिटी, देर अल बल्हा में हर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक हमलों पर विराम रहेगा। गाजा में लोगों की भूख से हो रही मौत और दुनिया भर से इजराइल पर बन रहे दबाव के बाद आईडीएफ ने 10 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया है। यह नियम अगले आदेश तक लागू रहेगा। इस दौरान आसमान से भी खाने का सामान गिराया जा रहा है। गाजा में भूख से अब तक 124 लोगों की मौत हो चुकी है।
जिनमें से 81 बच्चे हैं। जुलाई महीने में ही भूख से 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 16 बच्चे हैं। अमेरिका में इजराइल के राजदूत येची लेटर के मुताबिक इजरायली सेना रविवार से गाजा के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलेगी। इनका मकसद गाजा की आबादी के लिए मानवीय सहायता बढ़ाना है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग के बाद रविवार को पहली बार गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाई है। राहत सामग्री से भरे ट्रकों के लिए रास्ता तैयार किया गया है। खास रास्ते से यूएन और दूसरी एजेंसियों को गाजा में खाद्य सामग्री और दवाएं ले जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इन रियायतों के बीच इजरायली सेना की सख्ती भी जारी है। इजरायली नेवी ने गाजा की तरफ जा रहे एक जहाज को कब्जे में ले लिया है। जहाज सामाजिक संगठन फ्रीडम फ्लोटिला का है। इजराइल ने दावा किया है कि संगठन ने सेना से इजाजत नहीं ली थी। आईडीएफ ने दावा किया है कि हमास के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर इस मानवीय मदद के दायरे को और बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ चीन लगातार ताइवान सीमा में घुसपैठ कर रहा है, वहीं शी जिनपिंग ने अपने नए डिफेंस सिस्टम का भी शक्ति प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि चीन का शक्ति प्रदर्शन अमेरिका के लिए संकेत है। सवाल है कि क्या चीन ताइवान पर हमला करने जा रहा है? ताइवान चीन से 130 किलोमीटर दूर मौजूद ऐसा द्वीप जिस पर कब्जा शी जिनपिंग की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है, जिसे पूरा करने के लिए पीएलए कभी भी ऑपरेशन शुरू कर सकती है। दावा है कि चीन ताइवान पर कब्जे का मिशन किसी भी वक्त शुरू कर सकता है। इस डर की वजह है ताइवान सीमा में चीन की घुसपैठ। बीते 24 घंटे में 3 बार चीनी वायुसेना ताइवान एयर स्पेस का उल्लंघन कर चुकी है। वहीं एक बार चीन के युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट में दाखिल होकर वापस लौटे। चीनी सेना के इस कदम को ताइवान ऑपरेशन का अहम कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन बार बार ताइवान सीमा में घुसपैठ कर उसकी सैन्य तैनाती की टोह ले रहा है। इसके साथ ही उसकी कोशिश अमेरिकी रुख को भांपने की। चीन जहां एक तरफ ताइवान सीमा का उल्लंघन कर युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को अपनी शक्ति दिखाकर डराने की कोशिश में है।